नमस्कार। मैं नेहा चौधरी आपका अपने YouTube चैनल रोजगार विद अंकित में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज का लेक्चर एक कोट के साथ में स्टार्ट करते हैं। और आपका कोट इस प्रकार है कि एन इन्वेस्टमेंट इज नॉलेज, एन इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट। इसका मतलब है कि अगर आप नॉलेज में, अगर जानने में, पढ़ाई में आप अपना इन्वेस्ट करते हो कुछ चीज़, तो वो आने वाले भविष्य में आपको सबसे ज़्यादा ब्याज देगी, इंटरेस्ट। सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्ट आएगा, जो सबसे ज़्यादा ब्याज आएगा, वो किस में? पैसा लगाने से। पैसा लगाने का मतलब यहाँ पे जो पैसे से नहीं है, यहाँ पे है टाइम से, आपके दिमाग से। इन सबको अगर आप नॉलेज में लगाते हो तो फ्यूचर में वो आपको बेस्ट इंटरेस्ट देगी। यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं, ये भी है कि आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपके एग्ज़ाम्स क्लियर होंगे और आपकी जॉब लगेगी। और साथ साथ में इसका मतलब ये भी है कि आप अच्छी चीज़ें पढ़ते हैं, अच्छी बुक्स पढ़ते हैं। यहाँ पे बुक्स का मतलब खाली ये नहीं कि रटना है, पढ़ लिया कि ये आर्टिकल। इसके अलावा भी कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं। अगर आप उन्हें जानते हैं तो आपके फ्यूचर में आपको जीवन जीने में मदद मिलेगी। हर चीज़ ये नहीं होता कि खाली बस एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, उसके अलावा भी और कुछ चीज़ें होती हैं। तो चलिएगा अब शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर में देखेंगे कि हम पढ़ेंगे क्या। आज का लेक्चर नंबर है 15 और आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिन्हें इंग्लिश में कहा जाएगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इन्हें शॉर्ट में हम कहेंगे DPSP। अब ये है क्या? अब इतना बड़ा शब्द पढ़ लिया, इतना बड़ा ये लाइन पूरी पढ़ ली कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, आखिर ये है क्या? देखिए पहले तो ये देख लेते हैं कि संविधान में है कहाँ पे, फिर इनके बारे में जानते हैं कि एक्चुअल में इनका मतलब क्या है। ये आते हैं संविधान के भाग 4 में। हम भाग 3 तक अब पढ़ चुके हैं, फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार। तो ये आते हैं भाग 4 में, अनुच्छेद 36 से 51 तक। ठीक है, याद रखना है, अनुच्छेद 36 से 51 तक। मूल अधिकार आते थे अनुच्छेद 12 से 35, फिर उसके बाद में आते हैं अनुच्छेद 36 से 51। और मैंने आपको एक वीडियो में एक ट्रिक भी बताई है कि सारे पार्ट्स आर्टिकल वाइज की कौन से आर्टिकल से कितने आर्टिकल तक किस पार्ट में, किस भाग में आते हैं और उस भाग के अंदर क्या आता है। एक वीडियो में मैं पहले भी बता चुकी हूँ और बीच बीच में भी बताती रहूँगी, ताकि कितनी बार कई एक चीज़ का कई बार रिवीजन हो जाए और अब चीज़ें आसानी से एक दूसरे से कनेक्ट कर सकें। तो चलिएगा आप देखते हैं ये लिए कहाँ से गए हैं। इनको लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, जो DPSP हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स पॉलिसी, हमने लिया है इनको आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, और आयरलैंड के संविधान ने ये कहाँ से लिया था? स्पेन से। देखिए इसका मतलब, लेने का मतलब ये नहीं होता है कि जैसा बिल्कुल उनका था हमने बिल्कुल एकदम से वो ला के कॉपी कर दिया है, जैसे उनके संविधान में, आयरलैंड के संविधान में हमने वो अपने यहाँ पे ला के उतार दिया है। इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि कुछ उनके संविधान में DPSP जैसी चीज़ है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जैसी चीज़ है। देखिए अब मैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को बार बार इस लेक्चर में DPSP बोलूँगी तो आप समझ जाइएगा। तो DPSP जैसी कुछ चीज़ें हैं और उस वाली चीज़ को हमने अपने संविधान में लिया है और अपने संविधान में अपने हिसाब से उसमें चीज़ें डाली हैं कि हमारे भारत देश में क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, हमारे समाज को, हमारे लोगों को किस प्रकार की चीज़ों की ज़रूरत है, उनको डाला है हमने DPSP के अंदर। तो अब ये आते कैसे हैं? मतलब इनका कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ऐतिहासिक बैकग्राउंड रहा होगा कि संविधान सभा के टाइम पे इन पे क्या बहस चली थी, क्या डिबेट चली थी। तो देखिए जो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे बताइएगा, अगर किसी को पता है तो कमेंट सेक्शन में। हम पहले भी पढ़ चुके हैं। संवैधानिक सलाहकार थे सर BN राव। ठीक है, BN राव ने ये बात कही कि जो अधिकार हैं, व्यक्ति के जो अधिकार हैं, उन्हें 2 पार्टों में बांटना चाहिए। एक तो होनी चाहिए न्यायोचित, मतलब कि अगर जिनका उल्लंघन होता है तो हम कोर्ट के पास में जा सकते हैं। ठीक है, कि हमारे न्याय का, हमारे जो अधिकार है उनका उल्लंघन हो रहा है तो आप ये देखिएगा। और एक होते हैं, उन्होंने बोला कि दूसरे होने चाहिए गैर न्यायोचित। ठीक है, एक तो न्यायोचित हो गए संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के अनुसार, और उनका नाम था सर BN राव। तो एक तो हो गए न्यायोचित, ठीक है, जो जस्टिसिएबल हैं, जिनके लिए कोर्ट में जाया जा सकता है, और एक होते हैं गैर न्यायोचित, जिनके लिए कोर्ट में नहीं जाया जा सकता है। तो इस प्रकार के अधिकारों को हमें संविधान में रखना चाहिए। ठीक है, संविधान सभा ने इनकी ये बात मानी, पर उन्होंने जो न्यायचित थे, ठीक है, उनको तो अलग पार्ट बना दिया। उनके लिए उनको बोला गया मूल अधिकार, मतलब कि उनके लिए मूल अधिकारों के उल्लंघन पे आप जा सकते हो कोर्ट के पास में। और एक को रख दिया गया DPSP, जो कि गैर न्यायोचित है, मतलब कि इनके उल्लंघन के लिए, आप इनके एनफोर्समेंट के लिए, इन्हें लागू कराने के लिए कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। आप सरकार पे प्रेशर नहीं डाल सकते हैं कि आप इनको लागू करिए, हाई करिएगा। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इनको सरकार पे प्रेशर नहीं लगा सकती है। और ये संविधान में
इनको रखा गया है गैर न्यायोचित की श्रेणी में। तो अब ये गैर न्यायोचित की श्रेणी में रखे क्यों गए? क्योंकि ये है तो बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, इनमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जब हम पढ़ेंगे तो अब जानेंगे कि कोई ऐसी बात नहीं है कि इसको किसी देश की सरकार लागू ना कर सके, बट ये गैर न्यायोचित श्रेणी में क्यों रखे गए हैं। तो अब हम बताते हैं कि जब भाई हमारा संविधान लागू हुआ था, जब हमारा संविधान बन रहा था, तो हमारा देश इतने गरीबी में था, इतना पैसा नहीं था, तो उसके लिए पर्याप्त एक तो पैसे नहीं थे कि इन वाले अगर इतने सारे ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं इन्हें भी फंडामेंटल राइट्स के बराबर वैल्यू दे दी जाती, तो लोग कोर्ट में जाते रहते। ठीक है, कोर्ट में जा रहे हैं, कोर्ट में जा रहे हैं, इतना सारा टाइम वेस्ट हो रहा है, और ऊपर से जो अब हम पढ़ेंगे देखेंगे कि इनके लिए पैसे की भी काफ़ी ज़रूरत है। अगर सारे के सारे डीपीएसपी को लागू करना पड़ जाए एक साथ तो बहुत सारा पैसा चाहिए। तो एक तो ये भी कारण था कि इन्होंने इन डीपीएसपी को फंडामेंटल राइट्स जैसा नहीं बनाया। और देखिए पूरा देश उस अभी भी और उस टाइम पे भी पूरे देश में बहुत अलग अलग हैं, व्यापक टाइप, मतलब हर एरिया में, हर क्षेत्र में अलग अलग तरह के लोग हैं, उनकी अलग अलग आवश्यकताएं हैं, उनकी अलग अलग ज़रूरतें हैं, तो सबके लिए एक जैसी चीज़ उस टाइम पे भी लागू करना मुश्किल था। तो ये कुछ कारण थे कि डीपीएसपी को अलग रखा गया और फंडामेंटल राइट्स को अलग रखा गया। अभी हम देखेंगे कि डीपीएसपी में भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें कि राज्य को ये करना चाहिए, ये एक राज्य को ना कर्तव्य का बोध कराते हैं कि भाई आपका ये कर्तव्य है, आप अपने लोगों के बारे में ये सोचिएगा। और देखिए ये डीपीएसपी से ही क्या कर सकते हैं, ये जो चुनावी घोषणा पत्र होते हैं हमारे नेताओं के, मैनिफेस्टो जो होते हैं, तो ये हम इस डीपीएसपी से भी ले सकते हैं। वो कैसे ले सकते हैं अभी देखेंगे। और इसको लिया गया है आयरलैंड के संविधान से, हम ये देख चुके हैं। और जो B.R. अम्बेडकर जी थे उन्होंने इसके बारे में कहा था कि ये हमारे संविधान की विशेषता बताते हैं। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स पॉलिसी हैं ये हमारे संविधान की विशेषता बताते हैं, जिसे इंग्लिश में कहा जाएगा नोवेल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, नोवेल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर अभी मैंने फंडामेंटल राइट्स की बात करी और डीपीएसपी की बात करी, इन दोनों को मिला दिया जाए, ठीक है, तो ये हमारे संविधान की दर्शन और आत्मा हो जाती है। दर्शन और आत्मा, ये देखिए शब्दों को याद रखिएगा, इनको कंफ्यूज नहीं करना है। अभी हम पिछले लेक्चर में पढ़े थे कि जो संवैधानिक उपचारों को, जो आर्टिकल 32 है, उसे जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे उन्होंने हमारे संविधान की हृदय एवं आत्मा कहा था। ये कंफ्यूजन नहीं करना है। देखिए यहाँ पे इसको कहा गया है, इन दोनों को मिला के, डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स को मिला के कहा गया है फिलोसफी एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की दर्शन एवं आत्मा। और देखिए एक और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स थे उस टाइम पे, ग्रेनविल ऑस्टिन, तो इन्होंने भी इन दोनों को मिला के क्या कहा था कि ये संविधान की मूल आत्मा है। ठीक है, संविधान की मूल आत्मा है, कॉन्साइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इनको अब दो चीजें कही गई, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि देखिए फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी दोनों है तो अलग अलग पार्ट में रखे गए हैं, पर मतलब इनका कुछ कुछ थोड़ा सेम सा है कि फंडामेंटल राइट्स जो है न्यायोचित, मतलब आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, इनके लिए कोर्ट में नहीं जा सकते हो कि भाई इन्हें लागू करो। और फंडामेंटल राइट्स होते हैं कि एक व्यक्ति विशेष के लिए, कि उस व्यक्ति के क्या कहते हैं निर्माण के लिए, और ये होते हैं डीपीएसपी होते हैं हमारे समाज के निर्माण। तो अब देख लिया कि इनको क्या क्या कहा है, अब देख लेते हैं कि भाई इनका उद्देश्य क्या था। ठीक है, अब ये संविधान में ले तो आए, तो अब इनका उद्देश्य क्या है। देखिए इनका पहला उद्देश्य है कि हमारी ऐसी समाज की स्थापना करना जो कि लोक कल्याणकारी हो, जिसमें लोगों का कल्याण हो। एक तो उद्देश्य इनका ये हो गया, क्योंकि मैंने बताया कि समाज पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, ये समाज से रिलेटेड है। ठीक है, और दूसरा उद्देश्य है कि आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना भी इनका उद्देश्य है। अब प्लीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है। और देखिए इससे पहले मैं आपको फंडामेंटल राइट्स में बता चुकी हूँ कि फंडामेंटल राइट्स का उद्देश्य क्या है, राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। और डीपीएसपी का है कि आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना। ये दोनों में से कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू की फॉर्म में कि फंडामेंटल राइट का उद्देश्य क्या है और ये जो डीपीएसपी है इनका उद्देश्य क्या है। तो आप ये दोनों अलग अलग याद रखिएगा। और ये देखिए याद करने के लिए इतना टफ नहीं है, चीज़ों को आप रिलेट करिएगा तो हो, ये तो खुद पे ही खुद याद हो जाएंगी, कोई रटने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जब आप फंडामेंटल राइट्स आपने पढ़ लिए, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स में क्या क्या है, तो उससे खुद पता चल गया कि वो राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। अब आप जैसे ही डीपीएसपी के अंदर पढ़ लोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि ये आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना के बारे में बात करते हैं। ठीक है,
तो चलिएगा अभी ना देख लेते हैं। ये हम देख चुके हैं कि ये गैर न्यायोचित है, मतलब कि सरकार इन्हें लागू करने के लिए बाध्य नहीं होगी। अब हम जब ये पढ़ेंगे, ठीक है, डीपीएसपी पढ़ेंगे, तो एक इनका हम हल्का सा वर्गीकरण देख लेते हैं कि किस किस प्रकार के हमारे जो डीपीएसपी हैं ये होंगे। देखिए, एक तो इनको 3 भागों में बांटा जाता है, एक समाजवादी, एक गांधीवादी और एक उदार बुद्धिजीवी। ठीक है, समाजवादी को कहा जाएगा सोशलिस्टिक। इनका मतलब है कि जो हमारी समाज की बराबरी से टाइप के जो होंगे, जो फंडामेंटल राइट्स हमारी समाज की बराबरी के बारे में बात करेंगे, लोक कल्याण के बारे में बात करेंगे, ठीक है, और जिनमें कि गरीबों के लिए समान न्याय की बात करी जाएगी, शिक्षा के पाने की बात करी जाएगी, कुछ बुढ़ापे के बारे में बात करी जाएगी, ठीक है, वो सब आते हैं समाजवादी के अंदर। और गांधीवादी के अंदर क्या आते हैं, गांधीयन धारा के अंदर जो देखिए क्या आते हैं, जो गांधी जी थे वो बात करते थे ग्रामीणों के बारे में। ठीक है, बहुत आपने ग्राम पंचायत के बारे में बहुत सुना होगा। गांधी जी कहते थे कि जो शहरी इलाकों में जो सुविधाएं मिलती हैं उन्हें ग्रामीण इलाकों में प्रोवाइड कराइएगा, इससे कि जो गांव हैं वो अच्छे से विकसित हो सकेंगे और देश के विकास में भागीदारी दे सकेंगे। तो जो गांधीवादी विचारधारा के जो डीपीएसपी हैं वो ज़्यादातर गांव में और गांव के बारे में बात करते हैं। जैसे कि ये बोलते हैं कि ग्राम में कुटीर उद्योग होने चाहिए, ग्राम पंचायत होनी चाहिए, अनुसूचित जाति जनजाति के खिलाफ जो शोषण होता है हमें उसके विरुद्ध काम करना चाहिए, और नशीली दवाइयों पे रोक लगानी चाहिए। इस प्रकार के जो डीपीएसपी हैं वो आते हैं गांधीवादी के अंदर। अब होते हैं उदार बुद्धिजीवी। इनका है कि जो उदारवादिता, ठीक है, जो अब के टाइम पे थोड़े लिबरल टाइप के हैं, उनको इनके अंदर लाया जाएगा। इसका मतलब कुछ मैं आपको एग्जांपल बता देती हूँ और आगे आने वाले आर्टिकल्स में उनको अच्छे से समझाऊंगी। इनका एग्जांपल इस प्रकार हो जाता है कि भारत में समस्त नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये क्या होती है अभी बिल्कुल पढ़ेंगे, आर्टिकल 44 के अंदर है ये। और देखिए, न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग करना, ये भी लिबरल इंटेलेक्चुअल के अंदर आ जाते हैं। उदार बुद्धिजीवी के अंदर डीपीएसपी आ जाते हैं। अंतरराष्ट्रीय शांति की बात करी जाएगी, वो भी इसके अंदर आ जाते हैं। तो आपको ये थोड़ा वर्गीकरण समझ आ गया होगा, ये क्लासिफिकेशन समझ आ गया होगा। तो अब इसके बाद में हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अब देखते हैं हम एक आर्टिकल अच्छे से देखेंगे कि आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक है क्या। देखिए, आर्टिकल 36 बात करता है राज्य की परिभाषा के बारे में। और जी, राज्य की परिभाषा यहाँ पे ये वो ही है जो हमने फंडामेंटल राइट्स में राज्य की परिभाषा पढ़ी थी। अब आप कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि वो हमने किस आर्टिकल के तहत पढ़ी थी। ठीक है, प्लीज़ बताइएगा, और पता होना चाहिए क्योंकि हम 3 वीडियोज़ देख चुके हैं फंडामेंटल राइट्स पर। अगर आप भूल गए तो वो रिवाइज कर लीजिएगा क्योंकि वो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट और एग्जाम में उससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब आर्टिकल 36 देख लिया, आर्टिकल 36 होगी राज्य की परिभाषा। अब देखते हैं आर्टिकल 37। आर्टिकल 37 में वही बात है जो भी मैंने बताई थी कि ये न्यायालय द्वारा लागू, इन पे न्यायालय इनको सरकार पे दबाव नहीं डाल सकते हैं हम लोग कि इनको लागू कीजिएगा। तो इन्हें कहा जाएगा न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, परंतु इन्हें इनके लागू करने के लिए राज्य का कर्तव्य होगा। मतलब राज्य पे कर्तव्य भार है कि आप इनको लागू कीजिएगा। लोगों को इस प्रकार से जो डीपीएसपी में दिया हुआ है, लोगों को कल्याण इस प्रकार से कीजिएगा, बट ये उन पे कोई बाध्यता नहीं है, कानूनी बाध्यता सरकार पे इन डीपीएसपी को लागू करने के लिए कोई कानूनी बाध्यता नहीं होती है। देखिए, जो जिन शब्दों को मैं बार बार बोल रही हूँ उन शब्दों से, उन लाइन से क्वेश्चन बन सकता है। क्या डीपीएसपी को लागू करने के लिए सरकार पे कानूनी बाध्यता होती है? जी बताइएगा, आंसर होगा नहीं। ठीक है, अब चलते हैं आर्टिकल 37 की ओर। तो देखिए, आप इनको कैसे याद करिएगा, इनका मैं कुछ ट्रिक बताऊंगी। कुछ ये कि इतना मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है ये याद करना। चीज़ें रिलेट करके याद करना ज़्यादा इजी होता है। तो हम इन तीनों को एक साथ याद करने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये तीनों कुछ एक जैसे हैं, कुछ एक जैसी बातें करते हैं। तो देखिए, जो आर्टिकल 38 है वो हमारा बात करता है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। आर्टिकल 38 डीपीएसपी का बात करता है, अनुच्छेद 38 सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ठीक है, 3 प्रकार के न्याय की बात करता है। और इसमें ये पार्ट तो था हमारा पहले ही, मतलब कि जब संविधान बना था इतना था कि इसमें जो लिखा हुआ है ओरिजिनल भाषा में, मैं आपको वो बताती हूँ। कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है कि लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय द्वारा सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करना। ठीक है, यहाँ तक तो था इस ओरिजिनल संविधान में। उसके बाद में 44वें संविधान संशोधन, ठीक है, यहाँ पे देखो ये CAA लिखा है, इसका मतलब है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट।
इसका मतलब है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसको आप सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट से कंफ्यूज मत करिएगा, ये मैंने याद करने के लिए शॉर्ट में लिख दिया है। वो संविधान संशोधन अधिनियम लिखना बहुत काफ़ी बड़ा हो जाता है, तो आप भी याद करने के लिए चीज़ों को शॉर्ट में लिख सकते हैं ताकि नोट्स बनाने में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो ये इसका जो सेकंड वाला पोर्शन है, ठीक है, आर्टिकल 38 का जो सेकंड वाला पार्ट है, इसमें ये बात करता है कि आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता को समाप्त करना। कि अगर किसी की इनकम, ठीक है, प्रतिष्ठा और सुविधाएं जो मिलती हैं और जो अवसर, जो अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, उनमें असमानता नहीं होनी चाहिए। अगर असमानता बराबर नहीं है, उनमें बराबर का समानता का भाव नहीं है, तो उस असमानता को समाप्त करना चाहिए। ये वाला आर्टिकल 38 का भाग जोड़ा गया है 44वें संविधान संशोधन द्वारा। देखिए, अब मैं इस बात की थोड़ी गारंटी लेती हूँ कि अगर आप ये वाला लेक्चर अच्छे से पढ़ते हैं तो आपका डीपीएसपी का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बट बात यह कि आपको पढ़ना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा। और आप गारंटी लेने की क्या बात, अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि इस वाले लेक्चर से जो डीपीएसपी का एक भी क्वेश्चन नहीं छूट पाएगा। अब चलते हैं आर्टिकल 39 की बात करते हैं। आर्टिकल 39 बात करता है संसाधनों का उचित वितरण, ठीक है, और समान कार्य समान वेतन। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वाला, देखिए इसे हाईलाइट कर लीजिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा, जैसे भी आपको लिखना है। समान कार्य समान वेतन कौन सा आर्टिकल संविधान में बात करता है, और ये कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, ठीक है। समान कार्य समान वेतन, ये बात करता है आर्टिकल 39A। और ये भी बात करता है कि संसाधनों का उचित वितरण हो, ठीक है। ये तीनों आर्टिकल एक जैसे हैं थोड़े थोड़े, आर्टिकल 38, 39 और 39A। अब आर्टिकल 39A किस बारे में बात करता है, वो बोलता है कि गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना। विधिक सहायता का मतलब है कि जो लॉ से रिलेटेड काम है, कानूनी सहायता है, वो गरीबों को निःशुल्क उपलब्ध कराने की राज्य को कोशिश करनी चाहिए। ये राज्य का कर्तव्य है। राज्य, स्टेट, यहाँ पे राज्य का मतलब है सरकार पे कोई दबाव नहीं है कि वो ये काम करे ही करे, बट हमारे डीपीएसपी में दिया हुआ है तो राज्य, ये सरकार है, अपना कर्तव्य दिखा सकती है और ये काम कर सकती है। और ये अपने जो सरकार, ये जो हमारी पार्टियां होती हैं, अपने घोषणा पत्र में, मैनिफेस्टो में भी लिख सकती हैं, लिखती भी हैं। यहीं से वो डीपीएसपी से ही एग्जाम्पल लेती हैं कि हमें क्या क्या करना चाहिए, कि अपने जो चुनावी घोषणा पत्र है, जो वादे हैं, कि हम बोलते हैं कि हम गरीबों के लिए निःशुल्क ये करेंगे, तो वो कुछ अपने आइडियाज यहाँ से भी लेती हैं, ठीक है। तो ये इसको ऐड किया गया है संविधान संशोधन द्वारा। कौन से संविधान संशोधन से ऐड किया गया है, ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से ऐड किया गया है। देखिए, आपको बता दूं मैं, इसमें ज्यादातर चीजें जो डीपीएसपी में ऐड की गई हैं 42वें संविधान संशोधन से करी गई हैं, और अगर जो किसी अलग संविधान संशोधन से करी जाएंगी तो वो मैं आपको बताऊंगी, जैसे 44वें से करी गई है। अब हम आर्टिकल 40 के बारे में बात करते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधा ये है आर्टिकल 40 ग्राम पंचायत। आर्टिकल 40 किस बारे में बात करता है, ग्राम पंचायत, जिसे कि बाद में संवैधानिक दर्जा किस हिसाब से दिया गया। आर्टिकल कौन सा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, संवैधानिक संशोधन था। अगर आपको याद है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। 73वां संवैधानिक संशोधन था, ठीक है, जो ग्राम पंचायत बनी। अब आप इस आर्टिकल को कैसे याद रखोगे, जो इस टाइम पे मेरे दिमाग में एक ट्रिक आ रही है कि देखिए, जो गांव में पंचायत, ठीक है, पंचायत होती है, तो पंचायत में गोले में बैठते हैं लोग, ठीक है, ऐसे गोले में बैठ गए। अब 4 लोगों को बिठा दिया, ठीक है, 5 पंच होते हैं, ये ट्रिक रिलेट कर लीजिएगा। 4 लोग ऐसे बैठ गए, ट्रिक है भाई, ये ऐसा नहीं कि ऐसे ही बैठते हैं। और 5वां लोग जो इनका हेड है वो इनके बीच में बैठ गए, ठीक है। तो 4 लोग गोले में बैठ गए, मतलब 4 लोग गोले में बैठ गए। तो आर्टिकल 40 से आप ग्राम पंचायत इस हिसाब से याद रख सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं आर्टिकल 41 की ओर। आर्टिकल 41 और किस बारे में बात करता है कि देखिए, काम पाने के लिए और शिक्षा पाने के लिए बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और इनकी दशाओं में जो सरकार है उसे लोगों की सहायता करनी चाहिए। मतलब कि अगर बुढ़ापा है, शिक्षा है, काम पाने में लोगों की मदद करनी चाहिए। अब आप ये कैसे याद रखेंगे, देखिए इस वाले में एक कीवर्ड याद रखिएगा, बुढ़ापा, ठीक है। तो अब जब बहुत ज़्यादा बूढ़े लोग हो जाते हैं तो उन्हें चलने के लिए ज़रूरत होती है डंडे की, लठ की, ठीक है। वो जो डंडा है वो सीधा ऐसे होता है, तो ठीक है, आर्टिकल 41 आप ऐसे याद रख सकते हैं, बुढ़ापे में आर्टिकल, ये 1 से हो गया लठ, तो इस हिसाब से बुढ़ापा आर्टिकल 41। हमारा डीपीएसपी आर्टिकल 41 इस प्रकार से बात करता है, ठीक है। अब चलते हैं आर्टिकल 42 की तरफ। भाई अब यहाँ पे काम पाने की तो आपने बात कर ली, ठीक है, यहाँ पे काम पाने की तो आपने बात कर ली। अब वो काम है ना, न्याय संगत होना चाहिए
और उस काम में ना ऐसी दशा होनी चाहिए कि भाई उसमें मानव काम कर सके, ठीक है। तो ये आ जाता है आर्टिकल 42। काम तो दे दिया, चलो आपने माना, ये ट्रिक है इस हिसाब से। आर्टिकल 41 में आपने काम दे दिया और आर्टिकल 42 बात करता है कि काम न्याय संगत होना चाहिए, मानव वहाँ पे काम कर सके। और प्रसूति सहायता, मैटरनिटी रिलीफ, ठीक है। इसमें क्या है कि जब बच्चे पैदा होते हैं तो जो माओ को, ठीक है, ऑफिस से जो छुट्टी मिलती है वो भी आर्टिकल 42 के अंदर ही आती है। जी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रसूति सहायता, मैटरनिटी रिलीफ किस आर्टिकल में आता है संविधान में, कौन सा आर्टिकल बात करता है? तो आंसर होगा आर्टिकल 42। और आप कैसे याद कर सकते हैं? देखिए कैसे भी ट्रिक बनाइएगा। गवर्नमेंट कहती है कि देखिए हमारे यहाँ की जो जनसंख्या है काफ़ी बढ़ रही है, तो यही सुना होगा आपने, कई स्लोगन इस टाइप के सुने होंगे कि बच्चे दो ही अच्छे, तो इसलिए 4 और 2, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं कि 2 मम्मी पापा हो गए और 2 बच्चे हो गए, दोनों को मिला के क्या हो जाता है 4, ठीक है, और 2 बच्चे, इस हिसाब से 42 आप आर्टिकल याद रख सकते हैं। तो ये 3 आर्टिकल की ट्रिक मैंने आपको बता दी। 40 ऐसे गोल ग्राम पंचायत बैठती है, 41 एक डंडे से बुढ़ापा हो गया, और 2 यहाँ पे हो जाएगा बच्चे 2 ही अच्छे, ठीक है। और इसमें क्या हो जाएगा प्रसूति सहायता, बच्चों से प्रसूति सहायता, मैटरनिटी बेनिफिट, और काम में न्याय संगत होना चाहिए और मानव दशाओं में काम होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें ऐसे रिलेट कीजिएगा आप, और प्लीज़ ये को याद करना इतना डिफिकल्ट नहीं है। अभी आप अगर पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको थोड़ा ये मुश्किल लग रहा होगा, अगर आप दूसरी तीसरी बार पढ़ रहे हैं तो आपको ये बहुत इजी लग रहा होगा, आप बहुत चीज़ें रिवाइज कर पा रहे होंगे और रिलेट कर पा रहे होंगे। अब चलते हैं आर्टिकल 43 की ओर। आर्टिकल 43 बात करता है कुटीर उद्योग के बारे में, जो गांव में जो छोटे छोटे जैसे कि चटाई बनाने का उद्योग, रजाई भरने का उद्योग, ठीक है, ऊन वाला, इस टाइप के जो होते हैं इनको कहा जाएगा कुटीर उद्योग। अब कुटीर उद्योग के बारे में तो बात कर दी, ठीक है। अब आर्टिकल 43(1) इस बारे में बात करता है कि भाई आपने उद्योग तो लगा दिए, बट उन उद्योगों में ऐसे ही एकदम से आगे रिलेट कीजिएगा। आर्टिकल 43(a) बात करता है कि उन उद्योगों के प्रबंधन में मजदूर, जो वहाँ पे काम मजदूर करते हैं, उनकी भी भागीदारी होनी चाहिए, उनके हिसाब से भी पूछ के काम करना चाहिए। ये ऐड किया गया, ये वाला आर्टिकल 42वें संविधान संशोधन 1976 से, ठीक है। अब इसमें आर्टिकल 43 में एक और आर्टिकल है, वो भी संविधान संशोधन से ही जोड़ा गया है, ये है आर्टिकल 43(b), और इसका मतलब है सहकारी समितियां, ठीक है। ये है कि सहकारी समितियों से एक संबंधित नया जो इसमें डीपीएसपी जोड़ा गया, वो जोड़ा गया 97वें संविधान संशोधन, 97वां कॉन्स्टिट्यूशनल 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011। अब देखिए आपको ये लग रहा होगा कि ये भाई कितना संवैधानिक संशोधन याद करें, एक एक चीज़ को इतनी बार याद करने इसीलिए लिखा जाता है। आपने ये मैंने पहले भी पढ़ाया था कि आर्टिकल 19 के अंदर जो सहकारी समिति है, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, उनको बनाना है एक मौलिक अधिकार, और ये अधिकार दिया था 97वें संविधान संशोधन 2011 से। तो आप एक संविधान संशोधन याद रखते हो तो इससे आप 2 चीज़ें याद रख पाओगे, एक तो आर्टिकल 19 में मूल अधिकार है, और इससे एक आर्टिकल 43(b) में डीपीएसपी जोड़ दिया गया, ठीक है। तो कुछ आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे। अब चलते हैं आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 किस बारे में बात करता है? आर्टिकल 44 बात करता है समान सिविल संहिता, जिसे इंग्लिश में कहा जाएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है। इस बार हम बताते हैं, देखिए हमारे यहाँ पे भारत में क्या है कि अगर कोई अपराधी मामले हैं, किसी ने चोरी करी, किसी ने कुछ किया, तो उसमें सबको एक हिसाब से सजा मिलती है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, कोई भी हो, ठीक है। बट जब व्यक्तिगत मामले आ जाते हैं, व्यक्तिगत मामलों से मेरा मतलब है विवाह से रिलेटेड, तलाक से रिलेटेड, इन सब चीज़ों से जब मामले आते हैं तो वो कुछ धर्मों के हिसाब से किए जाते हैं। हिंदू धर्म में अलग तरीके से किए जाते हैं और मुस्लिम धर्म के अपने अलग कानून होते हैं। तो देखिए ये जो डीपीएसपी बात करता है, देखिए 44, 4 और 4 दोनों समान है, 4 और 4 दोनों को एक ही जैसे तरीके से 4-4 बनाया गया है। तो आप इस 4-4 से समान सिविल संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जी ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अभी थोड़ी ट्रिपल तलाक पे भी बात चली थी पहले, इन सब पे भी बात चली थी, तो एक एग्जाम में अगर आ जाए तो ये मत सोचिएगा कि ये भाई कहाँ से आ गया, कुछ चीज़ें ऐसे करंट अफेयर से भी रिलेट करके आ जाती हैं। तो आर्टिकल 44 बात करता है समान सिविल संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। इसका मतलब है कि हमारी सरकार को ऐसे प्रयास करना चाहिए कि जो व्यक्तिगत मामले हैं, जिसमें शादी, तलाक, ये सब रिलेटेड मामले हैं, ये हम कर सकें, एक ही कानून बना सकें। जैसे कि क्रिमिनल्स के लिए, अपराधियों के लिए एक ही कानून है, तो ऐसे व्यक्तिगत मामलों के लिए भी एक ही कानून हो, ये सरकार को प्रयास करना चाहिए। अगेन ये लिखा हुआ है प्रयास करना चाहिए, कोई जबरदस्ती नहीं है, हम इस पर ज़्यादा जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं, जो सरकार करेगी वो ही इसमें कर सकती है। अब चलते हैं आर्टिकल 45 की ओर। आर्टिकल 45 बात करता है कि देखिए जो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा एवं देखभाल
सरकार को, राज्य को करनी चाहिए। और ये किससे जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 से। अगेन अब इतना दिमाग पे ये नहीं कि भाई इतना अब ये कहाँ से याद करें, हम पहले भी फंडामेंटल राइट्स में ऐसे ही चीजें रिलेट होती हैं। फंडामेंटल राइट्स में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये जो 86वें संविधान संशोधन से हमारा जोड़ा गया था राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, आर्टिकल 21A में जोड़ा गया था, वो जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन अधिनियम से। तो देखिए यहाँ पे पहले क्या था, 86वें संशोधन अधिनियम से पहले आर्टिकल 45 में लिखा हुआ था कि जो राज्य है, जो सभी बालक हैं, जो 14 वर्ष तक की आयु तक पूरे करने वाले बच्चे हैं, उनको निःशुल्क शिक्षा दी जानी चाहिए। ये था 86वें संविधान संशोधन से पहले। बट जैसे ही 86वां संविधान संशोधन अधिनियम आता है तो वो 6 से 14 साल के बच्चों को दे देता है मुफ्त शिक्षा और उसका बना देता है फंडामेंटल राइट। मतलब कि अगर आप 6 से 14 साल के किसी भी बच्चे को देखते हैं, अगर उसको शिक्षा नहीं मिल रही है मुफ्त में मतलब वो चाहे तो सरकारी स्कूल में जाके एडमिशन ले सकता है, अगर नहीं मिलती है तो आप कोर्ट के पास में जा सकते हो। तो अब 6 से 14 साल तो कर दिया, तो अब 6 से 14 साल यहाँ से हट गया तो ये खाली हो गया, आर्टिकल 45 की जगह खाली हो गई। तो इन्होंने यहाँ पे क्या किया, इस रिक्त स्थान को भरने के लिए इन्होंने डाल दिया कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा एवं देखभाल सरकार को करनी चाहिए, ये प्रयत्न करना चाहिए इस बात का। ठीक है, अब चलते हैं आर्टिकल 46 की तरफ। आर्टिकल 46 बात करता है अनुसूचित जाति एवं जनजाति और जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको अन्याय और शोषण से उनकी सुरक्षा करनी चाहिए। अब ये आर्टिकल आप कैसे याद रख सकते हैं? देखिए ऐसे ही हल्की हल्की चीजें ऐसे ही याद रखनी चाहिए। और क्या स्पेशल इसके लिए है कि हमने पढ़ा था छठा स्केड्यूल, ठीक है, 6th स्केड्यूल, छठी अनुसूची हमारी बात करती है अनुसूचित जनजाति के बारे में। तो यहाँ पे हो गया 46, इसी हिसाब से आप इसे रिलेट कर लीजिएगा। 46वां आर्टिकल हमारा बात कर जाएगा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कमजोर वर्गों की शिक्षा एवं अन्याय और शोषण की सुरक्षा के लिए काम करना चाहिए। अब ये तो आपने बोल दिया, ठीक है। अब इनका शोषण नहीं होना चाहिए, उसके लिए इनकी काम करना चाहिए। तो अब आर्टिकल 47 बात करता है कि भाई शोषण, ठीक है, इनकी शिक्षा और इनके न्याय के लिए कैसे काम किया जाएगा, इनको स्वास्थ्य, इनको पोषाहार देना चाहिए, ठीक है। और स्वास्थ्य, देखिए ये भी आर्टिकल 47 कहता है कि सरकार को प्रयत्न करना चाहिए कि नशीली दवाएं, मदिरा, ठीक है, और ये जो है इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स, इन पे सरकार को रोक लगानी चाहिए। रोक ये किस, अगर ये दवाइयाँ औषधि के लिए, चिकित्सा के लिए, मेडिसिनल पर्पस के लिए बन रही हैं तो ठीक है, अगर उसके अलावा बन रही है तो सरकार इन पे रोक लगा सकती है। अगेन ये कोई दबाव नहीं है, सरकार चाहे तो ऐसा कर सकती है, ठीक है। तो ये किससे बात होती है? आर्टिकल 47 से। आर्टिकल 47 को आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि भाई दारू नहीं पीनी चाहिए तो दारू को साथ, ठीक है, अगर आप दारू पी के किसी के साथ में आते हो तो घर पे लगेगी पिटाई, तो आप साथ ऐसे कुछ करके याद रख सकते हैं। और आर्टिकल 47 बात करता है कि नुकसानदायक नशीली दवाओं, मदिराओं के उपभोग पर रोक। अब चलते हैं आर्टिकल 48A और 49, इन सबको करेंगे एक साथ याद हम। आर्टिकल 48 बात करता है कृषि और पशुपालन और दुधारू पशुओं से। आर्टिकल 48 को आप इस प्रकार बोल सकते हैं कि जो गाय होती हैं, बछड़ा होते हैं और अन्य दुधारू जो पशु होते हैं, इनकी बलि पर रोक और उनके नस्लों में सुधार का प्रोत्साहन हमारे जो सरकार है उसको करना चाहिए, हमारी जो संसद है उसको करना चाहिए। अगेन ये चाहिए, ठीक है, कर्तव्य है, कोई ज़रूरी नहीं है। मैं बार बार बोल रही हूँ, ये जो DPSP हैं, ठीक है, नीति निदेशक जो तत्व हैं, ये कोई एकदम से जरूरी नहीं है कि ऐसा ही ऐसा करना चाहिए। ये है कि करे, मतलब मर्जी है। जैसे कि मैं आपको होमवर्क देती हूँ कि आप ये लेक्चर रिवाइज कीजिएगा, तो वो आपके लिए एक मर्जी है। मैंने तो आपको ये नहीं कहा कि आप एकदम जबरदस्ती वो करिएगा। जो अगर आप करते हो तो आपका फायदा है, और ऐसे ही सरकार इनमें से जो भी लागू करेगी वो हमारा और हमारी समाज का फायदा होगा, ठीक है। अब चलते हैं आर्टिकल 48 से। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 48 से बात करता है पर्यावरण संरक्षण, जो कि जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन से 1976 में, ठीक है। अब पर्यावरण संरक्षण हो गया, सब कुछ हमने पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं कि भाई अब हमारे जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं, देखे हैं आपने, ठीक है, मॉन्यूमेंट्स देखे हैं, ताजमहल हो गया, लाल किले हो गए, और भी बहुत सारे हैं। उन सब का संरक्षण हमारी जो सरकार है उसको प्रयास करना चाहिए। वो आता है आर्टिकल 49 की ओर, ठीक है। अब देखिए ये दोनों याद करते हैं, और इन दोनों की ट्रिक मैं आपको बहुत इजी बताती हूँ क्योंकि अभी मेरे दिमाग में एकदम से इजी आ रही है। ये है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग अलग करना। यहाँ पे जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव, ठीक है। जो एग्जीक्यूटिव वो होते हैं कि जो
कोई नियम कानून बनाने में और उसे हमारे यहाँ पे लागू करने में जो मदद करते हैं वो एग्जीक्यूटिव, और न्यायपालिका हो गई हमारे जो कोर्ट, ठीक है। इन दोनों को अलग अलग रखना चाहिए, इन दोनों को मिलाना नहीं चाहिए। अगर ये दोनों मिल जाती हैं तो भाई कोई कुछ सिस्टम नहीं रह जाएगा, क्योंकि यहाँ के लोग न्यायपालिका में कानून में आके अपनी चलाएंगे। और जब ऐसा होगा, अगर न्यायपालिका स्वतंत्र ही नहीं रह जाएगी, और सब लोगों को किस पे ज़्यादा भरोसा होता है हमारे यहाँ पे, वो होता है कोर्ट पे, क्योंकि कोर्ट में ज़्यादातर सबकी सुनी जाती है। तो आर्टिकल 50 हो गया, इसे आप याद रख सकते हैं 50-50, मतलब न्यायपालिका और कार्यपालिका, ये दो चीज़ें हैं। तो दो चीज़ों में किसी चीज़ को बांटेंगे तो कैसे करेंगे, 50-50, ठीक है। तो कुछ करेक्ट कर पा रहे होंगे, ऐसे ही है। अब आर्टिकल 51 ये आता है इसमें लास्ट, डीपीएसपी में। आप इसको कैसे कनेक्ट करेंगे, कैसे रिलेट करेंगे आप इसको। अब हमने इतना पढ़ लिया, देश में इतना सुधार ला लिया, गरीबों के लिए, अपने लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए, नशीली दवाओं के लिए। अब हम बात करते हैं देश से, देश के बाहर। जब देश में आपने सब सुधार ला लिया तो आप चलते हैं देश के बाहर। देश के बाहर मतलब अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल लेवल पे शांति और सुरक्षा की जो हमारी सरकार है उसको बात करनी चाहिए, ठीक है। ये एक कर्तव्य टाइप का हमारी सरकार को दिया गया है। अब हम जल्दी से देख लेते हैं, मैं आपको इनमें बताती हूँ कि इनमें जो इंपॉर्टेंट कौन से हैं। देखिए इंपॉर्टेंट तो सारे ही हैं, फिर भी जो आपको सबसे पहले वो याद रखने हैं, फिर उनके बाद में बाकी याद रखने हैं, ठीक है। और आप सारे तो याद इसमें करने पड़ेंगे, और याद करने में इतना कोई इसमें कठिन नहीं है। देखिए एक तो इसमें ये भी बहुत महत्वपूर्ण बनता है 39A, ठीक है। 40 भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, और इसमें 43, और ये वाला 43B, और ये वाला तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 44। याद रखिएगा 44, 44, 4 दोनों समान हैं, 4 एक जैसे हैं, तो इसलिए समान सिविल संहिता, ऐसे ही आप याद रख सकते हैं। और इसमें कौन सा हो जाता है, ये वाला पर्यावरण संरक्षण वाला, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, और आर्टिकल 51 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब चलते हैं कि देखिए हमारे यहाँ पर जो मूल अधिकार हैं और नीति निदेशक तत्व हैं, इनके बारे में मैंने आपको अभी काफ़ी बताया कि कैसे कैसे दो उन्होंने बोला था जो संवैधानिक सलाहकार थे कि न्यायोचित और गैर न्यायोचित दो तरह के हमारे अधिकार होने चाहिए। तो भाई अब ये अलग अलग रख दिए गए हैं, ये अलग अलग भाग में रखे गए हैं। तो क्या इनके बीच में कभी टकराव होती है? जी होती है, इनके बीच में टकराव, कई बार टकराव हुई है। तो मैं आपको एक थोड़ा सा पहले अंतर बता देती हूँ कि इन दोनों में अंतर क्या है। तो देखिए हमारा जो मूल अधिकार है, ठीक है, आप समझिएगा मूल अधिकार को मैं बोलूँगी फंडामेंटल राइट्स हैं, वो है नकारात्मक। पहले भी बता चुकी हूँ कि ये राज्य ये नहीं कर सकता है, वो नहीं कर सकता है। और नीति निदेशक तत्व डीपीएसपी हैं हमारे सकारात्मक, मतलब कि राज्यों को ये बोलते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए, वो करना चाहिए, ना कि ये बोलते हैं कि राज्य ये नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये मूल अधिकार हो जाते हैं नकारात्मक, और निदेशक तत्व हो जाते हैं सकारात्मक। और मूल अधिकार होते हैं न्यायोचित, कि मतलब जब अगर इनका उल्लंघन होता है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं, और ये जस्टिशिएबल है, ठीक है। और ये होते हैं निदेशक तत्व गैर न्यायोचित, मतलब कि आप इनके लिए कोर्ट में नहीं जा सकते हैं इनको लागू कराने के लिए, ठीक है। और ये होते हैं लोकतंत्र, राजनीतिक व्यवस्था को बढ़ावा देते हैं जो मूल अधिकार हैं। और ये हमारे जो निदेशक तत्व हैं वो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देते हैं। ये कानूनी रूप से मान्य होते हैं। ये जो नीति निदेशक तत्व हैं वो इन्हें नैतिक एवं राजनीतिक मान्यता प्राप्त होती है। जो मूल अधिकार है इन्हें तो कानूनी मान्यता प्राप्त होती है, और जो निदेशक तत्व है इन्हें नैतिक एवं राजनीतिक मान्यता। हम आपको कैसे बताएं, देखिए नैतिक मान्यता मतलब कि ये बोल दिया कि आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, गरीबों के लिए, गरीब कल्याण, बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, तो एक तरह के नैतिक दायित्व डाल दिया। और राजनीतिक मतलब जब मैंने आपको बताया कि जब इलेक्शन आते हैं तो वो अपना घोषणा पत्र लाते हैं, मैनिफेस्टो लाते हैं, तो उसमें ये दिखाते हैं कि हम ये करेंगे, महिलाओं के लिए ये करेंगे, गरीबों के लिए ये करेंगे, SC ST के लिए ये करेंगे। तो ये एक प्रकार की राजनीतिक मान्यता प्राप्त हो गई, ठीक है, क्योंकि वो अपनी राजनीति, अपनी पॉलिटी के थ्रू इनको लाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इनमें टकराव कब हुए। देखिए पहला टकराव जाता है चंपाकम दोराइजन मामला, ठीक है, इसे ये 1951 में है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि मूल अधिकार जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो डीपीएसपी से बड़े हैं। देखिए मैंने आपको यहाँ पे मैथ में लिख के दिखा दिया, ऐसी चीज़ें ज़्यादा याद होती हैं तब बड़े बड़े सेंटेंस लिखोगे तो कैसे याद होगा। फंडामेंटल राइट्स हैं वो ग्रेटर देन है डीपीएसपी से। बट इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इन्हें संसद द्वारा संशोधित किया जा सकता है, मूल अधिकार को संसद संशोधित करके, और डीपीएसपी को डीपीएसपी को लागू करने के लिए फंडामेंटल राइट्स को सरकार है वो संशोधित कर सकती है। क्योंकि देखिए फंडामेंटल राइट्स बात करते हैं ज़्यादातर व्यक्ति के बारे में, ठीक है, और जो डीपीएसपी है वो बात करती है समाज के बारे में। अभी हम पढ़ के
ये पता कर चुके हैं। तो इन्होंने बोल दिया कि मूल अधिकार हैं तो डीपीएसपी से बड़े, बट सरकार चाहे तो किसी मूल अधिकार को संशोधित करके डीपीएसपी को लागू कर सकती है। देखिए आप ऐसे एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि जब हमारा राइट टू प्रॉपर्टी था, ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी को क्यों हटाया गया, ताकि वो हम जो सरकार थी उस टाइम पे वो डीपीएसपी को प्रभावी बना सके। देखिए जैसे कि आप समझिए कि आपके घर के पास एक कोई स्कूल बन रहा है, ठीक है, और स्कूल अच्छा बड़ा स्कूल बन रहा है, तो उसमें कुछ लोगों की जमीन जाती है, ठीक है, तो भाई ये एक प्रकार का, क्योंकि लोगों की जमीन है तो उस टाइम पे जो राइट टू प्रॉपर्टी था वो था फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार था। तो किसी की जमीन से उसे वंचित करना मतलब उसके फंडामेंटल राइट का हनन हो गया उस टाइम पे, जब मूल अधिकार था संपत्ति का अधिकार। तो अब ऐसे तो भाई सब कोर्ट जाते रहेंगे और वो डीपीएसपी को लागू करना हो गया वहाँ पे, क्योंकि समाज कल्याण, गरीबों के लिए, सभी के लिए स्कूल बन रहा है, स्कूल हो जाता है समाज कल्याण, और लोगों की पर्सनल जमीन थी उस टाइम पे वो हो जाती है हमारी फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो उसको लागू करने के लिए, उसे किसको लागू करने के लिए कि डीपीएसपी उस टाइम पे, क्योंकि एक व्यक्ति के हित से ज़्यादा वहाँ पे समाज का हित जरूरी था, तो इसलिए राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया संविधान के मूल अधिकार से और इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया आर्टिकल 301 के तहत, ठीक है। तो इस प्रकार आप देख सकते हो कि कैसे डीपीएसपी को प्रभावी बनाने के लिए मूल अधिकार को संशोधन किया गया। अब चलते हैं, इस फिर पहुंचता है गोलकनाथ मामले में 1967 में। तो इसमें भी यही सुनाते हैं कि फंडामेंटल राइट्स बड़े होंगे डीपीएसपी से, पर इन्होंने थोड़ा सा यहाँ पे चेंज ये कर दिया कि फंडामेंटल राइट्स को कतई संशोधित नहीं किया जा सकता है डीपीएसपी को प्रयोग में लाने के लिए, ठीक है। आप फंडामेंटल राइट्स को बिल्कुल संशोधित नहीं कर सकते हैं, वो सबसे बड़े हैं। और ये नहीं कि आप किसी व्यक्ति का अधिकार छीन लें समाज के अधिकार के लिए, इसका सीधा सीधा सा मतलब ये हो जाता है। फिर इसके बाद में केस दोबारा से पहुंचता है मिनर्वा मिल्स मामले में 1980 में सुप्रीम कोर्ट के पास में। तो इसमें जो सुप्रीम कोर्ट है वो हमारी फैसला सुनाती है कि जो फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी हैं वो बने हैं संतुलन पे। भारतीय संविधान में मूल अधिकार और निदेशक तत्वों के बीच में संतुलन के रूप में इनको बनाए गए हैं। ये आपस में सामाजिक क्रांति, मतलब दोनों ही सामाजिक क्रांति के वादे से जुड़े हुए हैं। अगर एक व्यक्ति का विकास होगा तो ही तो वो समाज में क्रांति ला सकता है। अगर व्यक्ति का ही विकास नहीं है, सही नहीं है, व्यक्ति ही बीमार कमजोर है, तो वो किस प्रकार से समाज में क्रांति ला सकता है। इसका मतलब है कि ये दोनों हैं जो आपस में, ये दोनों जुड़े हुए हैं सामाजिक क्रांति से। इन दोनों को मिनर्वा मिल्स मामले में एक रथ का दो पहिया माना गया। मतलब इन्होंने कहा कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी दोनों एक दूसरे से कम नहीं है, इन्हें एक दूसरे पर लादने से संविधान की मूल भावना बाधित होती है। मतलब कि आप ये कह दो कि ये इससे बड़े हैं तो और ये इससे बड़े हैं, तो संविधान की मूल भावना खत्म होती है और इन दोनों को बना दिया गया लगभग बराबर। मतलब कि इन दोनों को एकदम से बराबर बना दिया और बोला कि जो ये हमारा जो संविधान है वो फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के संतुलन पे ही बना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि वर्तमान में, और इससे पहले आ चुका था हमारा, क्या आ चुका था बोलिए, केशवानंदा भारती केस। ये बिल्कुल नहीं भूलना है भैया, ये कतई नहीं भूलना है। मूल ढांचे वाला जो केस है केशवानंदा भारती केस, ये कतई नहीं भूलना है, क्योंकि इसने हमारा बुनियादी ढांचे को बोला था। हमारे संविधान में बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दिया था तो 1973 में, ठीक है। तो इसका मतलब ये था कि जो फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी एक दूसरे के संतुलन पे हैं। देखिए वर्तमान में क्या स्थिति है कि देखिए वर्तमान में फंडामेंटल राइट्स को थोड़ा सा डीपीएसपी से ज़्यादा माना जाता है, पर अगर संसद चाहे डीपीएसपी लागू करने के लिए तो मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। पर एक दोबारा से अब कंडीशन ये है कि इसमें संविधान के मूल ढांचे को क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। और संविधान का मूल ढांचा किससे आता है? केशवानंदा भारती केस से। देखिए अगर आपने ये वाला क्वेश्चन कभी भी गलत कर दिया ना कि केशवानंदा भारती केस किस चीज़ से रिलेटेड है, तो ये समझिएगा आपको ना पाप लगेगा। इतनी बार मैं बता चुकी हूँ कि जो केशवानंदा भारती केस है ये है मूल ढांचे से रिलेटेड, ठीक है। तो अब वर्तमान में क्या सिचुएशन है कि संसद जो डीपीएसपी है उनको लागू करने के लिए अगर उसे ज़रूरत पड़े तो मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, बट वो संशोधन इस प्रकार का होना चाहिए कि मूल ढांचे को क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए हमारे संविधान के। और ये मूल ढांचा किससे आया है? इसे कहा जाएगा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये आया है हमारा केशवानंदा भारती केस से। यहाँ पे देखिए मूल ढांचे का मतलब आप ये समझ सकते हैं कि ये हमारी बिल्डिंग ऐसे बनी है, ठीक है। इसमें इस प्रकार की ईंट टाइप की लगी हुई है, तो आपको ये ईंट नहीं छेड़नी है, ये ईंट का साइज ये ही रहना है, सब कुछ यही रहना है। आप इनको चाहो तो थोड़ा डेकोरेशन वगैरह कर सकते हो, बट इसका मूलभूत ढांचा है आपको वही नहीं छेड़ना है। ये ही होता है हमारे संविधान का मूल ढांचा।
ठीक है, तो आपको आई होप कि कुछ समझ आया होगा। अब हम देखते हैं कि हमने पढ़ लिया, ठीक है, डीपीएसपी हमने पढ़ लिया, मौलिक अधिकार हमने पढ़ लिए, हमने बहुत कुछ पढ़ लिया। अब देखिए कुछ ऐसे संविधान में कुछ ऐसे भी बातें गई हैं जो कि राज्य के लिए एक तरह से निर्देश हैं, बट वो है भाग 4 से बाहर। अब वो क्या है वो देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में भी आता है कि ये क्वेश्चन भी है कि हिंदी भाषा के विकास के बारे में हमारा जो संविधान है उसमें कौन सा आर्टिकल बात करता है कि हमारे जो राज्य है उसे कोशिश करनी, संघ का ये कर्तव्य होगा कि वे हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे, जिससे कि वे भारत के सामायिक संस्कृति की अभिव्यक्ति के माध्यम बन सके। मतलब कि इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा संघ है, जो हमारी सेंटर में सरकार है, उसे हिंदी भाषा के विकास के लिए काम करना चाहिए और इसे ताकि ये मीडियम बन सके सभी लोगों के लिए। ये किस में आता है, आर्टिकल 351 में भाग 17, आर्टिकल 351 भाग 17। और आर्टिकल 350A बात करता है मातृभाषा में शिक्षा के बारे में, कि बच्चे को जो शिक्षा है वो मातृभाषा में दी जानी चाहिए। जो अल्पसंख्यक हैं, SC STs हैं, स्केड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, देखिए अब जो ट्राइब्स होते हैं जो अब वहाँ पे क्या करते हैं कि भाई वहाँ पे अगर आप हमारी भाषा में, हिंदी भाषा में या इंग्लिश भाषा में टीचर भेज दो पढ़ाने के लिए, अब वो तो बोलते हैं अपनी मातृभाषा, उनकी अलग अलग भाषा होती है, बोडो, टोंगो, ये उनकी ट्राइब्स की भाषा होती हैं, कुछ मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, तो वो उनकी ही डोंगरी, ये सब वो अपनी ही भाषा में आसानी से समझ सकते हैं। तो इसलिए मातृभाषा में शिक्षा का प्रावधान आता है आर्टिकल 350A में, जो कि पार्ट 17 का आता है कॉन्स्टिट्यूशन में। और एक ये है कि सेवाओं में SC ST के दावे, मतलब जो हमारी सेवाएं हैं, जो हमारी जॉब निकलती हैं, उनमें SC ST के जो दावे हैं वो आर्टिकल 325 पार्ट 16 में भी आते हैं। तो चलिएगा, अब आपने एक कमेंट था कि उन्हें कुछ वोकैब चाहिए, मैंने बीच में वोकैब देना बंद कर दिया था। तो चलिए आज की 2 वोकैबलरी हैं। वोकैबलरी एक तो यही हो गया कि वोकैबलरी को हिंदी में बोला जाएगा शब्दावली, ठीक है। और अब आज की 2 है, एक तो है बहुत ही इजी, सुपर इजी, जिसमें मोस्टली लोगों को पता होगा। एंशियंट माने होता है प्राचीन, मतलब कि पुराने काल का, जैसे कि एंशियंट हिस्ट्री आपने पढ़ी होगी, प्राचीन इतिहास, जिसमें कि वैदिक संस्कृति आ जाती है, ऋग्वेद, ये सब आते हैं, ये आती है हमारी एंशियंट हिस्ट्री में। उस टाइम पे वो कुछ किताबें लिखी हुई थी जिन्हें हम पढ़ सकते हैं, ठीक है, वो आती है हमारी एंशियंट हिस्ट्री में। और अब एक नया शब्द है, वो है एप्रिसिएशन, किसी की प्रशंसा करना। अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आता है तो आप मेरी प्रशंसा करोगे, आप मेरे को एप्रिशिएट करोगे, ठीक है। एप्रिसिएशन हो गया प्रशंसा। तो चलिएगा, अब होता है आज का लेक्चर समाप्त, और आपसे आशा करती हूँ कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। और अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, और प्लीज़ बताइएगा जरूर लेक्चर पसंद आता है कि नहीं आता है, ताकि मैं और बेहतर कर सकूं। और आप अपने डाउट कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, और डाउट आपके ना थोड़े क्लियर होने चाहिए। मतलब आप चाहे थोड़ा लंबा डाउट लिखा जाए, बट वो मेरे को समझ आना चाहिए। कुछ डाउट ऐसे होते हैं कि वो मेरे को समझ नहीं आ पाते हैं, तो उनको कैसे बताऊं मैं। तो आप थोड़े अपने डाउट अच्छे से पूछने की कोशिश करिएगा। और आपको जो PDF है वो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, और संडे को होगा टेस्ट, तो आप उसके लिए तैयार रहिएगा और वीडियो रिवाइज करते रहिएगा। तो होमवर्क में मैंने आपको 5वीं वीडियो तक रिवीजन करा दिया था शायद से, तो आज आप रिवीजन कर सकते हो 6, 7 और 8th वीडियो का, ठीक है। बाकी ये आपका है, आपकी मर्जी है आपको रिवीजन करना है कि नहीं करना, ठीक है। ज़बरदस्ती नहीं है, आपको अच्छा लगे तो कृपया करके रिवीजन करिएगा और टेस्ट को अच्छे से स्कोर करने की कोशिश कीजिएगा। और धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए।